सो गाइस आज है हमारे सामने एसडी की तरफ से स्क्रैम्बलर 2026 वेरिएंट जो रिसेंटली एसडी ने लॉन्च की। लगभग 4 महीने हो चुके हैं इस बाइक को लॉन्च हुए। मार्च में 2026 मार्च में लॉन्च हुई थी। आज हम बात करेंगे इसके ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो जो हमारे खास मित्र हैं जावेद भाई, आज हम उनसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या राइडेबिलिटी है सिटी में और हाईवे वगैरह में, क्रूजिंग वगैरह क्या कैसा परफॉर्म कर रही है। और बात करेंगे माइलेज वगैरह की, पावर की, और एक तो इसमें आपको नोबी टायर्स मिल जाते हैं, सेमी नोबी टायर्स मिलते हैं, तो जो आपको सिटी प्लस ऑफ रोडिंग दोनों का आपको मज़ा देते हैं। तो बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो हेलो नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आपका अपना साकिब खान। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज आज हम करने जा रहे हैं एसडी स्क्रैम्बलर का ओनरशिप रिव्यू और बुलाते हैं जावेद भाई को। जावेद भाई से हर एक सवालों के जवाब शुरू करते हैं और क्या इसका एक्सपीरियंस रहा है उनसे हर एक चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो जावेद भाई बहुत बहुत स्वागत है जावेद भाई मेरे चैनल पर आने के लिए। शुक्रिया। तो जावेद भाई बताइए, इस बाइक को लिए हुए आपको कितना टाइम हो गया? इसको लिए हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। अच्छा, और आपने अभी तक कितना चला लिए? 3 महीने में 3000 किलोमीटर हो गए हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो 3000 हो गए हैं। 3032 किलोमीटर। 3032 किलोमीटर आपने चला लिए। जी। तो इन तीन, सबसे पहले तो बात नहीं करेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले हम यही पूछेंगे, आपने स्क्रैम्बलर ही क्यों चूज़ करी? आपके पास जावा 42 थी इससे पहले, जी। तो उसको लिए हुए भी आपको शायद 5 से 6 साल हो गए हाँ, हैं। 6 साल में उसको यूज़ किया मैंने। तो उसको आपने स्विच करके स्क्रैम्बलर डायरेक्ट आप चले गए, ऐसा क्यों? और सिर्फ स्क्रैम्बलर ही एसडी की क्यों ली, अदर ऑप्शंस आपने क्यों नहीं ट्राई किए? एक्चुअली मैं मेरे पास जावा 42 थी, वो करीब मैं 6 साल राइड कर चुका था। अच्छा। तो वो जो सिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मेरा पर्पज़ होता है कि जैसे कि मैं राइड वगैरह भी करता हूँ और हाईवेज़ वगैरह भी मुझे जाना होता है, इंटर सिटी मतलब अक्सर मुझे आना जाना रहता है। तो इसीलिए मैं कोई ऐसी मोटरसाइकिल देख रहा था कि जिसमें कि मैं हाईवेज़ कर सकूं और साथ ही साथ मुझे ऑफिस भी जाना होता है। तो एक मल्टीपर्पज़ मुझे मोटरसाइकिल चाहिए था कि हाईवे कर सकूं या कि हाईवेज़ सिटी है और माउंटेन्स वगैरह में जाना है तो वहाँ पर भी कर सकूं। तो मेरे जहन में मेरे जहन में लेने से पहले डोमिनार 400 भी थी। हाँ। कि मैं डोमिनार 400 परचेज़ करूँगा। लेकिन जब ये मोटरसाइकिल लॉन्च हुई तो मैं इसका एक्चुअली वीडियो शूट करने गया था। तो जब मैंने इसको चलाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी फ़न वाली मोटरसाइकिल ये मुझे लगी। और मेरे पास जो जावा 42 थी, तो मैं शोरूम में गया तो मैंने बात करा कि क्या एक्सचेंज ऑफ़र अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा अवेलेबल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। डोमिनार थोड़ी सी हेवी हो जाती है और ये थोड़ी लाइटर मोटरसाइकिल से, पावर और टॉर्क वगैरह भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको चला चुका था, करीब 40 किलोमीटर। हाँ, मैंने इसको चलाया था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार बेस्ट मोटरसाइकिल है और ऊपर से इसका लुक जो था बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, तो इसीलिए फाइनली मैंने ये मोटरसाइकिल परचेज़ कर ली थी। तो इसमें आपको कितने कलर ऑप्शन देखने को मिल रहे थे? इस मोटरसाइकिल में आई थिंक कि 4 कलर ऑप्शंस आते हैं। तो ये टॉप मॉडल है? नहीं, टॉप में इसके ऊपर एक आता है जो इनका रैली ब्लू करके। हाँ, रैली ब्लू या ऐसे कुछ नाम है उसका। हाँ। तो उसकी प्राइस 3000 रुपये ज़्यादा है। अच्छा। बट मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा बाकी सब फीचर सब कुछ सेम है? सब कुछ सेम है, बस खाली कलर। हाँ, बस कलर का। तो और ये बताइए, ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ी कितने की थी और क्या इसका एक शोरूम था? इसका जो एक शोरूम प्राइस लखनऊ में था वो 2,09,000 रुपये था और ऑन रोड प्राइस जो है 2,45,000। बट एक्सेसरीज वगैरह मिला करके, जैसे कि ये नकल गार्ड मैंने लगवाया था। ये तो नकल गार्ड्स आपको कितने के पड़े? ये 5,500 रुपये का ये नकल गार्ड था, जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शनल है और बहुत सही है। गाड़ी जैसे कभी गिरती है, जैसे 2 बार तो गिर ये सब कुछ है। आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। हाँ, तो 5,500 रुपये का था, तो ये आई थिंक लगाना जो है काफ़ी सही और रहा। ये बाकी ग्रैब रेल वगैरह ये छोटा सा, ये तो मुझे शोरूम में फ्री में मिल गया था। ये एक्चुअली इस मोटरसाइकिल का नहीं है, इसके पहले जो एसडी स्क्रैम्बलर आती थी ये उसका है। अच्छा। और एक मैंने ये जो ग्रिल लगवाया था, हेडलैम्प ग्रिल जी, तो ये 1000 रुपये का है। बाकी इसका अभी जो क्रैश गार्ड है वो 3,500 रुपये का है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, वो आ जाएगा, लगवाएंगे। और इसके बाद सैडल स्टे वगैरह भी लगवाएंगे। तो वैसे जो अभी मैंने जितने ये एक्सेसरी लगी थी, तो ये मिला करके मुझे करीब 2,52,000 रुपये पड़ गए थे विद एसेसरीज आपको। हाँ, ये नकल गार्ड्स और ये आपको, हाँ, ये जो ये ग्रिल वगैरह। हाँ, ग्रिल वगैरह जो मिला के, और सम गार्ड हगर आपको इसी के साथ मिला? हाँ, ये जो हगर है, साड़ी गार्ड है, ये सम गार्ड है। हाँ। ये सब इसी के साथ ही आता है, इसमें हमें कोई पैसे नहीं देने पड़े। तो इसका जो बेस मॉडल वो कितने का है आपको? बेस मॉडल जो एक शोरूम प्राइस लखनऊ में 2,03,000 रुपये का है। और इसका टॉप वाला वेरिएंट? अच्छा, उसमें भी 3,000 का डिफरेंस हाँ, है? वो करीब 2,12 के आसपास है। अच्छा। हाँ, तो वही 3,000, बस कलर का ही डिफरेंस है। तो कलर तो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा पॉप हो रहा था। हाँ, ज़्यादा पॉप हो रहा था,
तो इसीलिए मैंने इसको लिया था। सिटी में सबसे पहले आपने जो राइड किया है, जी जी जी। सिटी में इसका परफॉर्मेंस वगैरह पहले बताइए आप। गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सिटी में जैसे कि मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो मेरा डेली का जो इससे रन होता है करीब 30 किलोमीटर्स का होता है जी, जो मेरा पर डे जो चल जाता है। जी। सिटी में चलाने में सच वैसी कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत आती है जैसे भीड़ भाड़ में जब हम चलते हैं तो भीड़ भाड़ में एक तो इसका जो रेडिएटर फैन है वो ये तुरंत ऑन हो जाता है क्योंकि बार बार क्लच करना होता है, ब्रेक लेना है और थ्रॉटल बार बार अप डाउन करते हैं तो इसकी वजह से ये जो इंजन है ये हीट करने लगता है तो इसका रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है। अच्छा। तो जैसे जब मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था, अभी 3 महीने हो गए हैं, तो उस वक्त मई का महीना था और तो मई जून जुलाई जानते हुए कितना तेज़ गर्म पड़ा है इस वक्त। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ में जैसे कहीं रुके हैं, कहीं पर रुके हैं, कहीं ट्रैफिक है तो पैरों पे सीधे इसका हीट आता था तो वहाँ तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। बाकी जब चलते रहो तब उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत देती है, लेकिन हाँ जब रुकते हैं तो वहाँ पर वो ये है हीट फील होता है। तभी आपके साथ होता होगा जब आप लंबी राइड करके आए हों। ऐसा तो होता नहीं होगा कि आप जैसे 4-5 किलोमीटर का आपने स्ट्रेच लिया है और कहीं आके ट्रैफिक में रुक गए तो आपको हीट फील हो रही है। नहीं नहीं होता है, होता है। अगर हम 3-4 किलोमीटर भी चले हैं और बार बार ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, अप डाउन गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो अच्छा, मतलब हीटिंग है इसमें इंजन में? हाँ, हीटिंग इसके इंजन में हीटिंग इश्यूज हैं। अच्छा। बाकी चलने में देखा जाए तो भाई चलने में तो बहुत ही सिटी में ही बहुत ही ज़्यादा फन देती है। इतना जो इनिशियल इसका अगर टॉर्क देखा जाए या मिड रेंज में देखा जाए तो इतना बढ़िया है कि आपको ज़रा सा थोड़ा सा स्ट्रेच मिलता है, थोड़ा सा खींचो तो जो एक फील आता है ना, पावर डिलीवरी। हाँ, पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा मज़े देती है ये शहर में भी। और इस मोटरसाइकिल से मैं तो हाईवे भी कर चुका हूँ। तो अभी तक आपने लंबा कितना इसमें स्ट्रेच किया? इस हाईवेज पे मैंने देखा जाए 3 राइड करी है इस पर 200 किलोमीटर की। तो आना जाना वो करीब मेरा 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर हो गया था। अच्छा। हाईवेज पर टोटल 3000 में करीब 1200 तो मैं हाईवेज पे कर चुका हूँ। जैसे कभी कभार होम टाउन वगैरह जाता हूँ तो बाइक से ही जाता हूँ। तब आपको क्या माइलेज मिल रहा था हाईवेज पे? हाईवेज पे एक्चुअली क्या होता है, जब हाईवेज पे हम क्रूज़ कर रहे होते हैं तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हायर होता है, जैसे 80, 85, 90 तक वो करते हैं। तो उसमें इसका अप्रॉक्सीमेट वही 29 से 30 के आसपास माइलेज मिल जाता है। अच्छा। और वही बात करें अगर सिटी में, हाँ, में क्या दे रही थी? सिटी में अभी जैसे कि मैंने एक माइलेज टेस्ट निकाला था तो उसमें मैंने जो है टैंक टू टैंक निकाला था। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जावेद भाई का भी हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, कार्पेडियम राइडर करके पेज का नाम है। इससे रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस देखनी है स्क्रैम्बलर से, चाहे आपको माइलेज का टेस्ट देखना हो, चाहे जावेद भाई ने अपना भी एक ओनरशिप डाला है इससे पहले, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और बाकी अपना रिव्यू बता सकते हैं उसमें। तो इसका जो मैंने माइलेज सिटी में देखा तो एक तो डेडिकेटेड मैंने माइलेज का टेस्ट वीडियो बनाया था। उसमें मैं करीब 44 किलोमीटर मैंने राइड किए थे, 44 किलोमीटर्स। तो उसमें जो मुझे मिला था उसमें 35 का आया था। तो बहुत गजब का माइलेज मिल रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा था। लेकिन मुझे ये है, लेकिन मैंने वो जो माइलेज टेस्ट निकाला वो सुबह के वक्त था, वही करीब 7 बजे। तो हमें लग रहा है रश नहीं मिला था और हमारी जो स्ट्रेच वगैरह थे वहाँ पर जो 60 से 65 की जो है स्पीड मिल जा रही थी। और जहाँ थोड़ा मोड़ा ट्रैफिक भी था तो वहाँ भी 30, 40, 45 तक वो मिल जा रही थी। तो उसमें मुझे 35 मिला था। लेकिन जैसे मैं ऑफिस आता जाता रहता हूँ तो जब मैं एक बार इसे फुल करता हूँ, मैं हमेशा पेट्रोल जो है फुल ही कराता हूँ। एक बार फुल कराता हूँ, उसके बाद में जब ये रिजर्व में आती है तो 220 किलोमीटर चल चुकी होती है। और आई थिंक कि 9 लीटर में ये जो है रिजर्व में बाइक आ जाती है। अच्छा। और टैंक इसका 12.5 लीटर का टैंक है। तो 9 लीटर में 220 चलती है। तो उस हिसाब से मैंने जो सिटी में देखा है तो सिटी में ये करीब 25 के एमपीएल का वो देती है, माइलेज दे रही है। हाँ, जब मैं बेसिकली आप डेली जब रश में ही चलता हूँ, ऑफिस टाइम में जो पीक टाइम होता है ना ऑफिस का आना और शाम में ऑफिस से आना, तो पीक आवर्स में जो मुझे मिला था वो 25 के एमपीएल का अभी ये दे रही है। उस हिसाब से भी देखा जाए तो इसका माइलेज ओवरऑल ठीक निकल के आता है। हाँ, क्योंकि बेसिकली ये ज़्यादातर ये जो बाइक स्क्रैम्बलर बाइक है ये ऑफ रोडिंग ही पर्पज़ के लिए बनी है। इन्होंने इसको बना दिया सेमी नोबी टायर्स के साथ, प्लस जो इसका राइडेबिलिटी वगैरह है थोड़ा आप सिटी में भी चला सकते हैं। ओवरऑल बाइक एक अच्छा पैकेज निकल के आती है। बताना चाहेंगे जैसे कि जब मैं इस बाइक से सिटी में राइड करता हूँ तो इसका जो व्हील बेस है 1401 mm का है, थोड़ा सा लंबा है। जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उनसे थोड़ा सा लंबा है। अच्छा। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा। और गाड़ी अगर कहीं आपको टर्न काफ़ी टाइम लेना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा लंबा टर्न लेती है। और जैसे कि अगर भीड़ भाड़ में मैंने पार्क कर दिया है
तो इसको तब जो भी है आपको थोड़ा सा निकालने दिक्कत में होती वो है। करने में तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा, जी। व्हील बेस की वजह से इसका हाँ, टर्निंग टर्निंग रेडियस रेडियस वगैरह वो ज़्यादा है। है। और इसका अगर मोमेंट देखा जाए तो हैंडल का, तो ये भी मोमेंट थोड़ा सा कम है। कम है, जैसे हाँ। ये देखेंगे, ये सिर्फ यही इतना और इस साइड में सिर्फ इतना है। सो तो गाइस इसका ये काफ़ी ज़्यादा कम स्ट्रेच हैंडल होता है। अगर आप हाँ। इस तरह से देखेंगे तो इसको इस तरह जब आप बस ये टच बस ये इतना ही जाता है, हम्म। बल्कि प्रॉपर इस तरह से यहाँ तक इनको आना चाहिए था। हाँ, तो इसका क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है ये बाइक स्क्रैम्बलर पर्पज से ज़्यादा बनी है, तो इस वजह से इसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा रखा गया है। और अब जब मैं बाइक पे बैठ चुका हूँ तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 813 mm है। तो आप लोगों को तो मेरी हाइट पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बार बार कितनी बार बताऊँ आपको। तो 6 फीट के पर्सन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है, क्योंकि उनको चाहे फ्लैट फुट आराम से हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, मेरे फ्लैट फुट दोनों तरफ हो रहे हैं। और जो इसका पोस्चर भी है एकदम बिल्कुल रिलैक्स है, स्ट्रेट पोस्चर है। यहाँ पे आपको कोई भी पोस्चर में दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे वो सिटी में क्रूज़ करें, चाहे आप इसको हाईवे पे लेके जाएं। अब यही बात करें अगर जावेद भाई की हाइट के बारे में, तो जावेद भाई भी आपको बैठ के दिखा देंगे। हाँ, क्योंकि जावेद भाई की हाइट थोड़ी सी हमसे कम है। इनकी हाइट है 5'9" या 10 नहीं, मेरी आपसे ज़्यादा कहें, 5 फीट 6 इंच है मेरी। अच्छा, जावेद भाई की हाइट 5 फीट 6 इंच है। मजाक उड़ा कर रखती है मेरा। तो जावेद भाई जब बैठते हैं इस बाइक पे तो उनका टो आता है और बॉटम भी आ जाता है, बट शायद मेरे हिसाब से इनका हील और बॉटम अप होता है, बाकी हाँ। टो ही सिर्फ आता है। अच्छा, हाँ, तो तो देख ये सकते जो हैं गाइज, ये इनका हील पूरा अप है। अप रहता है तो इस heel। तरह से इनके लिए मैनेज। और ये बाइक ऐसा नहीं, इनकी हाइट थोड़ी कम है तो इस वजह से बाइक सीट हाइट ज़्यादा है और इन्होंने बाइक क्यों कंसिडर की। बाइक इस वजह से भी इनका कंसिडर करना बनता है क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। तो जो बाइक का वेट है अराउंड 180 kg है, 174 kg है, 174, काफ़ी ज़्यादा लाइट बाइक है। लाइट वेट है। और इस वजह से इनको मैनेज करना काफ़ी आसानी रहता है। हाँ, और अगर 5 फीट 6 इंच से कम हाइट है तो मुझे लग तो रहा है वो उनको लोग थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो दिक्कत सकती आई है। उनके लिए नहीं बनी है बाइक हाँ, स्क्रैम्बलर। क्योंकि जब 5 फीट 6 इंच में मेरा टो आ रहा है तो उससे फिर और ही सिर्फ उनको तो जो एक तो- नेल्स हैं सिर्फ हाँ। नेल्स ही आएंगे, हाँ। तो उसमें फिर थोड़ा सा गाड़ी को रोकना दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो सकती है। तो 5 फीट 6 इंच के नीचे आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। जी, अब बात करते हैं इस बाइक के जो आपने सर्विस वगैरह अभी तक कराई है, क्या सर्विस करा चुके हैं और क्या सर्विस कॉस्ट आई है, ये बता दीजिए। एक्चुअली इसकी अभी सिर्फ एक सर्विस हुई है, फर्स्ट अच्छा। सर्विस हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि 1000 किलोमीटर में पहली सर्विस हो जाती है और जो अच्छा। इसकी सेकंड सर्विस होगी वो 6000 किलोमीटर पर होगी। अच्छा, पहली कितने पे 1000 किलोमीटर हाँ, थी? 1000 पर होती है, फिर 6000, उसके बाद 6000 किलोमीटर पर 6000 पर होगा, फिर 12 पर, फिर 18 पर, 4 फ्री सर्विसेज हैं। अच्छा, तो जो मेरी पहली सर्विस हुई थी इसकी जो प्राइस पड़ी थी 1300 रुपीज़। एक्चुअली मैंने इसमें करीब 500 रुपये सेव कर लिए थे। अच्छा, जो किस तरह से? जावा और यजदी के जो मोटरसाइकिल्स वगैरह जो सर्विस सेंटर में जो इनका चेन ल्यूब और चेन क्लीन होता है उसके लिए 496 रुपीज़ चार्ज तो करते काफ़ी हैं। ज़्यादा चार्ज करते हाँ, हैं। 496 रुपये। तो मैंने उनसे बोला भैया आप जो है चेन ल्यूब चेन क्लीन मत करिए, करिए। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चेन ल्यूब और चेन आपके क्लीन पास है, है। तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। हम्म। तो मुझे वैसे वही 1300 रुपये पड़े थे। अब उसमें जो इन्होंने तो किया यहाँ था- से गाइस आपके लिए एक टिप्स है, हमेशा चेन ल्यूब क्लीन जब भी सर्विस सेंटर में जाएं तो इस ऑप्शन को आप डिनाई करें और इस चीज़ को ना लें। आप अपने हाथ से घर जाके कर सकते हैं, क्योंकि एक चेन ल्यूब क्लीन ही आपको दोनों का पैकेज 500 रुपये में मिल जाता है। हाँ, मिल जाएगा। और अगर करेंगे तो 500 रुपये में आप पता नहीं पता कितनी नहीं, बार आप वो 3-4 राइड कर 3-4 बार 500 किलोमीटर के डिफरेंस पे आप आराम से कर सकते हैं। और जो पहली सर्विस में इसमें गाड़ी में हुआ था, एक तो इसमें जो 1.5 लीटर का वो इंजन पड़ता है, ऑयल इंजन पड़ा ऑयल होगा। पड़ता है, वो पड़ा था 1210 रुपये के आसपास था। अच्छा और एयर फिल्टर चेंज हुआ था इसका। अच्छा, हाँ। एयर फिल्टर की कॉस्ट क्या होगी? यही 90-90 रुपये के आसपास सही ऐसे है, कुछ थी। एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर भी साथ ही साथ चेंज हुआ हाँ, होगा। और ऑयल फिल्टर हुआ था, तो वही करीब 1310 रुपये के आसपास पड़ा था मुझे। सही सर्विस कॉस्ट तो बिल्कुल ना सर्विस के कॉस्ट बराबर है। हाँ, आपकी। तो सर्विस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया है। तो यहाँ पे 4 सर्विस आपको फ्री मिलती हैं, तो 1300 का अगर हिसाब रखा जाए तो यहाँ पे आपको 1300 ही खर्चा आने वाले टाइम में हो सकता है 1.5 साल में डिस्पैड वगैरह आपको चेंज हाँ, जब डिस्पैड वगैरह चेंज होगा तब आएगा। बाकी जब ये पेड सर्विस होगी तो पेड सर्विस 700 रुपये चार्ज होता है। एक्स्ट्रा पड़ेगा। एक्स्ट्रा बाकी पड़ेगा तो पार्ट्स के 700 तो जैसे अभी आपको देने पड़ रहे हैं पैसे, वैसे आगे चल के ही पार्ट्स के देने पड़ेंगे। हाँ, बस उसमें वही जो है 700 रुपये जो सर्विस चार्ज है वो ऐड हो जाएगा इसमें। पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैंने देखा कि आपका यहाँ पे पेंट चिप ऑफ हो रहा है, हाँ, तो एक बार कैमरा उठा के दिखा भी दूं। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये जावेद भाई का जो जंग लगी है। रेयर वाली ब्रेक है, तो यहाँ पे जंग क्या है, ये पूरा इसका जो पेंट है ये चिप ऑफ हो रहा है। हाँ, पेंट निकल गया और पेंट जंग आ निकल गया। रहा है और जंग लग रही है इसमें। हम्म। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इसके पेंट की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और हाँ, क्योंकि इतना अभी नहीं, 3 महीने में क्योंकि almost 3 हुआ। महीने ये गाड़ी हो चुके हैं और 3 महीने में जिस हिसाब से इसका पेंट निकल रहा वो नहीं निकलना चाहिए था,
क्यों जावेद भाई, आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी 3 महीने हुए और इतना जल्दी इसका जो पेंट निकल जाना, उसके बाद ये रस्ट आ जाना उस पर, तो आई थिंक ये थोड़ा सा कंसर्न तो है ही है। वैसे मैंने इसके लिए शोरूम में दिखाया था और बात कर लिया, तो उन्होंने इसका फ़ोटो लेकर के अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दिया, तो उन्होंने बोला है कि ये अप्रूवल आ जाएगा तो ये पार्ट जो है रिप्लेस हो जाएगा, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, वो बात करी है मैंने। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ ये तो चलिए कंसर्न हो गया कंपनी का कि ये पार्ट्स में है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर खाली सिर्फ ये आप ही की बाइक में है, अगर थोड़ी और अदर बाइक्स में ये पेंट क्वालिटी आती है, तो गाइज आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप भी एसडी की कोई बाइक ओन करते हैं तो आप बताइए आपकी पेंट क्वालिटी कैसी निकल के आ रही है। सो गाइज बात जब कर रहा था अभी इंजन रिफाइनमेंट की, जैसे हीटिंग इशू वगैरह बताया जावेद भाई ने, तो हीटिंग इशू के साथ क्या आपको वाइब्रेशंस वगैरह पूरी गाड़ी में देखने को मिलते हैं? और दूसरी चीज़ ये, क्या आपका गाड़ी हैंडल वोबल वगैरह भी करता है कि नहीं करता है? वाइब्रेशंस के पहले बताइए, वाइब्रेशन किस स्पीड पे आपको फील होता है? वाइब्रेशन जैसे कि जब मैं 60-70 तक चलता हूँ तो सच मुझे कोई भी वाइब्रेशन नहीं फील होता है। हाँ, जब 70 के ऊपर जाता है तो जो मिरर्स है इस पर बजीनेस आती है, हल्की जो होता है ना वाइब्रेशन, जैसे बजीनेस आती है, लेकिन आपको बॉडी में नहीं फील होगा कि वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन कब फील होता है? जब मैं 80-90 के ऊपर जाता हूँ तब वाइब्रेशन आते हैं। जैसे कि हैंडल बार है, यहाँ आएंगे, टैंक है यहाँ पर आते हैं, फुटपैक्स वगैरह पे, फुटपैक्स पर आते हैं। बस अगर ये इसको हम ग्रिप करते हैं तब तो फील होता है, वरना नहीं फील होता है। लेकिन वो अभी इतना ज़्यादा भी वैसा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन नहीं होता है कि डिस्ट्रैक्ट करे। अच्छा, सच ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट, नेग्लिजिबल बिल्कुल होता है। हाँ, मतलब होता है कि वो फील होगा लेकिन वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, राइड क्वालिटी नहीं ख़राब करेगा। अच्छा, तो वैसा होता है। तीसरी वॉबलिंग के बारे में बताइए। वॉबल तो सच अभी मुझे कहीं भी कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आई है। वॉबलिंग वगैरह 120 तक ले गए हैं, अभी इससे ऊपर नहीं ले गए क्योंकि जो रूट हाईवेज में लेता हूँ उससे 120 के ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट सेफ राइड के लिए मैं 120 के ऊपर नहीं ले गया हूँ। हाँ, कभी मैं एक्सप्रेस वे वगैरह पर जाऊँगा तो एक बार देखेंगे कि 120 के ऊपर इसका कैसा वो होता है। तो 120 तक आपको कोई भी सच वैसा नहीं, लेकिन हाँ वाइब्रेशन आएंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं वो। इस बाइक को मैंने भी चलाया है और इससे पहले मैंने भी, जब जावेद भाई गए थे टेस्ट राइड का वीडियो बनाने, तो मैं भी गया था इसको लेके बनाने। तो वहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं अगर वीडियो मेरी नहीं देखी हो, तो जब मैंने इसको चलाया था, भगाया था, तब वहाँ पे भी मुझे वाइब्रेशंस और वॉबलिंग का भी मैंने टेस्ट किया था। तो वॉबलिंग मैंने 80-90 पे हाथ छोड़ के चलाई थी गाड़ी को, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा सच वॉबल नहीं देखने को मिल रहा था। वाइब्रेशंस की जैसे जावेद भाई ने बात की, सेम मुझे भी 80 के ऊपर ही वाइब्रेशंस वगैरह फील हो रहे थे हैंडल बार वगैरह पे, फुटपैक्स वगैरह पे। और एज सच हीटिंग इशूज़ आप भी जानते हैं गाइस कि सिटी वगैरह में जितना आप राइड करेंगे, सिटी में कंजेस्टेड ट्रैफिक की वजह से हीटिंग इश्यूज़ आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं हर एक बाइक में, चाहे वो मेरी होंडा CB क्यों ना हो, चाहे एसडी, चाहे अदर आप बाइक्स कोई भी ले लें। क्रू हाईवे वगैरह पे थोड़ा सा आपको वहाँ पे ना के बराबर देखने को मिलता है। हाँ, हाईवे पे नहीं फील होता है। हाईवे पे जब आप हाई स्पीड में चल रहे होते हैं उस वक्त आपको ज़रा सा भी नहीं फील होगा हीटिंग वगैरह और की। कुशनिंग वगैरह की बात करिए, सीट की कुशनिंग वगैरह कैसी है? जब कुशनिंग चलाते तो, हैं हाँ, आपको थोड़ी कुशनिंग अच्छी लगती कि नहीं? कुशनिंग वगैरह तो सही है, कुशनिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जब मैंने शुरुआत में लिया था और जैसे ही मैंने गाड़ी लिया, तीसरे या चौथे दिन मैं लेकर के चला गया था, जैसे होम टाउन चला गया था, तो उस वक्त मुझे क्या, ये जो इसकी स्टिच थी ये थोड़ा सा मुझे बम में वो फील हो रहा था कि जैसे कि जो इसके पहले मेरे पास बाइक थी उसमें ऐसा कुछ था नहीं, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि चुभ रहा है या क्या है। लेकिन उसके बाद में जब मैं 10-15 दिन मैंने राइड कर वो तब ये हो सकता है ये बैठ गई। हाँ, तो हो सकता है कि नई नहीं रही हो, उसकी वजह से मुझे फील हुआ हो। लेकिन उसके बाद में अब जैसे कि है, उसके बाद भी मैं 2 बार और जा चुका हूँ 200 किलोमीटर करके ऐसे ही। तो अब जो है मुझे ये नहीं फील होता। लेकिन हाँ, शुरुआत में ये मुझे बम में फील हो रहा था, जैसे 50 किलोमीटर राइड कर उसके बाद लग रहा था हाँ यार बम में इसका सीट चुभ रहा है। चलाते वक्त ये आपका पोस्चर वगैरह कैसा फील होता है? पोस्चर तो वो काफ़ी न्यूट्रल होता है, जो हमारे हाथ वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी न्यूट्रल होते हैं। एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो कभी मुझे ना बैक पेन हुआ, ना कभी ये जो शोल्डर वगैरह में पेन होता है, कभी नहीं। अब जैसे देखेंगे तो प्रॉपर मैं अपराइट ही रहता हूँ। ये मेरा हाथ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल होता है। और अगर सीटिंग ट्रायंगल भी देखा जाए तो ये भी काफ़ी रिलैक्स्ड उसमें रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जैसे ये हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ स्क्रैम्बलर बाइक है इसलिए ज़्यादातर इसमें पोस्चर जो आपको मिलेगा हाँ, रिलैक्स्ड ही देखने को मिलेगा जी। हाँ, मेरी कैफे रेसर इस वजह से तो वहाँ थोड़ा आपको एग्रेसिव पोस्चर मिल जाता है देखने को जी। तो मेरे वहाँ पे बैक पेन और थोड़ा शोल्डर में पेन वगैरह होने लगता है जी। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है।
बाकी अगर जैसे आपने बताया शुरुआत में कि आपने सिर्फ डोमिनार देखी, बात कर रहा हूँ तो ट्रायम्फ में आपको स्क्रैम्बलर देखने को मिल जाती है। बाकी रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करें जो ज़्यादातर क्रेज़ है लोगों में, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और उसका नेटवर्क ज़्यादा है रॉयल एनफील्ड का, तो आपने हिमालय वगैरह भी वहाँ पे स्क्रैम्बलर में मिल, उन दोनों बाइक को क्यों कंसिडर नहीं किया? एक्चुअली मेरे पास पहले जावा 42 थी, तो मेरा जो था कि मैं इसको जब शुरुआत से ही लगाओ आपका जावा से ज़्यादा है? नहीं जावा से नहीं, शुरुआत मोटरसाइकिल लॉन्च हुई तो उसको लेने का मेरा पर्पज़ ये था कि एक जो है जावा बचपन से सुनते आ रहे थे कि अब उसके बहुत ही हमने कहानियाँ भी सुनी थी, काफ़ी लोग वो लोगों के ज़बानी भी सुनते थे, तो ये था कि हाँ यार एक लिगेसी है जावा की, तो इसीलिए मैंने जावा 42 परचेज़ कर ली थी। और इसको लेने का वो पर्पज़ ये नहीं रहा है कि ये जावा या एसडी की मोटरसाइकिल है, सिंपली ये था कि मुझे जब अपना वो सेल करूँगा उसके बाद मुझे कोई ऐसी मोटरसाइकिल मल्टीपर्पज़ कोई मोटरसाइकिल चाहिए जिससे कि मैं टूर वगैरह भी कर सकूँ, हाईवेज़ कर सकूँ, और ऑफिस तो मेरा आना जाना होता ही कर सकूँ। तो वो जब मैंने शोरूम में बात करा तो वो जो गाड़ी उन्होंने जावा वालों ने उसको परचेज़ कर ली, तो एक्सचेंज में मुझे ये मिल गई थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े थे। अच्छा। इस वजह से मैंने ये गाड़ी परचेज़ कर ली, और ऊपर से इसका लुक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और इसका टेस्ट राइड मैं ले चुका था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, सच बता रहे। इस वजह से अब मैंने दूसरे ऑप्शंस नहीं आपने देखे हैं, कंसिडर नहीं किए। तो बात तो अभी लगभग हम लोग ने हर एक चीज़ की कर ली है। टायर्स के प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेमी नोवी टायर्स मिलते हैं, तो जो ऑफ रोडिंग और दोनों ही पर्पज़ के लिए हैं। हाँ, आप इसको ऑफ रोडिंग पे भी लेके गए होंगे, ऑफ रोडिंग वगैरह में इसकी ग्रिपिंग वगैरह कैसी निकल के आ रही है? ग्रिपिंग वगैरह बहुत अच्छी है इसकी, ऑफ रोड वगैरह में अगर जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रिप करके चलती है, प्लांट काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड फील होती है। हाँ, सिटी में जब मैं करता हूँ तो मुझे कॉर्नरिंग वगैरह में इसमें दिक्कत आती है? कॉर्नरिंग में दिक्कत है, इसको इस बाइक को फ्लिक नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये है कि इस बाइक को फ्लिक जैसे होती है रोडस्टर मोटरसाइकिल्स होती है कि बार बार फ्लिक करके जैसे आप मेरी मोटरसाइकिल कैफे रेसर सीबी को कर सकते हैं। हाँ, तो इसको फ्लिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब इसको अगर आप टर्न करते हो तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ, नहीं गिरने नहीं, तो जब लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये राइट के साइड में काउंटर बैलेंस गाड़ी करती है। मुझे मतलब ऐसा फील हुआ है एग्जैक्टली। एक दो बार मैंने करके देखा तो मुझे ये लगा लेफ्ट किया तो राइट की साइड में ये खींच रही है ये। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए ये फ्लिकेबल मोटरसाइकिल नहीं है। हाँ, इसमें ऑफ रोड वगैरह में तो काफ़ी अच्छा, सिटी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेमी नोवी टायर है तो इसका जो उतना बढ़िया जैसे जो होता है मतलब जो सिटी वाले वो हैं वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, जब बारिश होती है तो इसका जो सेमी नोवी टायर है इसमें गैप्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप्स है। तो ये जो गैप है ये पानी ये जो पानी उछालते हैं तो ये जो पूरा जो पीछे का पोर्शन होता है, जैसे टायर अगर देखेंगे या सस्पेंशन है या फिर ये साइलेंसर है, साड़ी गार्ड है, ये पूरा पोर्शन ये जो पूरा है ये पूरा गंदा हो जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सीट पर कोई भी पानी नहीं आता है। अच्छा। हाँ, सीट पर नहीं आएगा, बाकी जो नीचे का पूरा पोर्शन है। मेरी सीबी तो सीट पे भी पानी मार देती है। हाँ, बहुत ज़्यादा छींटे आ जाती हैं क्योंकि उसमें हगर वगैरह नहीं मिलता। हाँ, नहीं, इसमें सीट पर नहीं आता, नीचे का पूरा पोर्शन बाकी वो है उड़ा देता है दूर। चलते टाइम कुछ ऐसी कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आती आपको? नहीं, इंजन अगर देखा जाए तो जो ये कटार इंजन अभी इन्होंने न्यूली डिज़ाइन करा है, इसी मोटरसाइकिल में इनके अभी आया है और किसी दूसरे उसमें नहीं आया है। तो इंजन तो मुझे काफ़ी सही लगा जो मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी जावा 42 थी, उसका इंजन और जो इसका इंजन जब मैं देखता हूँ तो जैसे अगर उसका ये है तो इसका ये जो लेवल है ना काफ़ी अच्छा है। इसका इंजन तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव कर दिया। हाँ, काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। पहले के कंपेरिजन में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। और लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो इंजन से सच कोई अभी आज तक कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। और लो एंड टॉर्क परफॉर्मेंस वगैरह इसका कैसा है? लो एंड टॉर्क बहुत बढ़िया है, वो तो बहुत ही तगड़ा, मैंने खुद इसकी तारीफ की थी। बता तो रहे, हम जब सिटी में राइड करते जैसे किसी रास्ते खाली वगैरह होते हैं, दिमाग थोड़ा सा वो होता है, तो थोड़ा सा कभी फन में अगर करो ना राइड, बहुत ज़्यादा मज़े देती है। इसकी आवाज़ सुनाइए अब जब मेरे। हाँ, आवाज़ मैं एक बार सुना देता हूँ गाइस, एक बार आप इसकी आवाज़ सुन के बताइए कैसी लगी आपको इसकी आवाज़। तो गाइस, कैसी लगी इसकी आपको एग्जॉस्ट नोट कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक बार इसका हॉर्न भी सुन लेते हैं, हॉर्न भी सुना दीजिए। इसमें आपको डुअल हॉर्न मिलते हैं। हॉर्न ओके, हॉर्न ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लाउड है, बेसी है, ठीक है, इतने हॉर्न होने चाहिए जी। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये TFT इसमें मिलता है आपको, LCD कंसोल है? LCD है,
इसमें आपको एलसीडी मिल जाता है, जी नेगेटिव एलसीडी है। नेगेटिव एलसीडी। तो सब कुछ इसमें रीडेबल होता है, सनलाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं तो नहीं नहीं होती? नहीं दिक्कत है। दिक्कत है इसमें? हाँ, इसमें जो है ये नेगेटिव एलसीडी होता है, तो जैसे अभी रोशनी कम है, ठीक ठाक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी जैसे जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा होता हूँ, हेलमेट वगैरह लगा ही होता है, उस वक्त मुझे जो है खाली ये स्पीडोमीटर के सिवा कुछ विजिबल नहीं होता है। मतलब बहुत वैसा धुंधला सा फील होता है, तो मुझे अगर कुछ देखना होता है तो मुझे थोड़ा सा आगे आकर के देखना पड़ता है, क्योंकि रोशनी पड़ती है तो ये थोड़ा सा विजिबिलिटी कम तो हो यहाँ जाती पे है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हाँ, तो ज़्यादा यहाँ है। पर जो है इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट टीएफटी वगैरह कर दे तो इसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाए, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी तो बहुत ब्रेकिंग वगैरह और सस्पेंशन वगैरह के बारे में क्या हाँ। इसका ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस है, सस्पेंशन का क्या परफॉर्मेंस है? ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, मतलब टॉप नॉच कहेंगे भाई, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। बाई ब्रेक ए ब्रेक्स हैं इसमें। अच्छा। फ्रंट में 320 mm का डिस्क है, रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक है। अच्छा खासा आपको हाँ, डिस साइज मिल काफ़ी जाता है। बड़े और size डुअल का जो- पिस्टन पे हमारे हिसाब से हैं दोनों। हाँ नहीं, फ्रंट में ट्विन पिस्टन है और रियर में सिंगल Single piston पिस्टन है। कैलिपर है। तो अच्छा। ब्रेकिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया है। आप फ्रंट से ही अगर दबाएंगे तो ब्रेक जो है रहती है, बहुत अच्छी ब्रेक है। ब्रेक के मामले कोई नहीं। हाँ, पीछे का ओके, पीछे का मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम पीछे का ओके, लेकिन फ्रंट का अगर आप लगाते हैं तो बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। और सस्पेंशन सेटअप कैसा है इसका आगे का? सस्पेंशन के तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। जैसे कि मैं जब गया था टेस्ट राइड ही के लिए गया था, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मैं कच्चे रास्तों पे चलाया था गाड़ी में, तो सस्पेंशन अच्छा था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करा कि जैसे कि मैं लो स्पीड में अगर क्रॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि सस्पेंशन थोड़ा सा उतना अच्छे से ट्यून नहीं है। हाँ नहीं वो, क्योंकि ये हमारे हिसाब से लगता है ये ऑफ रोडिंग पर्पज से ज़्यादा ट्यून्ड है और सिटी थोड़ा- पर्पज से कम ट्यून्ड है। हाँ, और थोड़ा सा अगर स्पीड मेरी 40-45 के भी निकालते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये Absorb कर डाइव लेती लेती है। हाँ, डाइव लेती है, उस हिसाब से अच्छा वो परफॉर्म देती है। बाकी हाँ ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है, पर्पज़ अपना सॉल्व कर दे रही है। सो गाइस, अब ओवरऑल बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे अच्छे प्रोज बताइए जावेद भाई, आपको क्या क्या इस बाइक में पसंद आई एसडी स्क्रैम्बलर में? अब जो मुझे पर्सनली पसंद है, एक तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स। हाँ, जो इतना क्विक है ना थ्रॉटल रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और दूसरा मुझे इसका एग्जॉस्ट जो नोट है वो भी काफ़ी सही लगा, अच्छा वो है। और स्टांस वगैरह भी सही है इसका, ब्रेकिंग और हेडलाइट। हाँ, हेडलाइट जो है इसका, हेडलाइट का थ्रो बताइए। थ्रो बहुत अच्छा है। जैसे मैं हाईवेज पे, जैसे मेरे पास पहले 42 थी तो मुझे ऑक्स लाइट लगाना पड़ा था उसमें। अच्छा। अलग से मैंने माई डॉग के लगाए थे, क्योंकि जब सामने से हाईवेज पे चलो रात में स्पेशली लाइट मारती तो एकदम पूरा वो दिखना बंद हो जाता था। इसका काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है और हाँ। इंटेंसिटी ज्यादा है इसकी। तो मेरे पास अभी भी वो माई डॉग के लाइट पड़े हुए हैं, मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं करा है, क्योंकि जैसे कि मैंने राइड करा, रात में भी करा है हाईवेज पर, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसकी लाइट में कमी है। अच्छा, तो लाइट वगैरह भी सही है इसका। तो अब कॉन्स बताइए, इसमें क्या क्या खराबी लगी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ कहाँ? कॉन्स में तो एक तो जैसे हीटिंग इशू जो भाई वो तो सबसे शहर में पहले। मैंने बताया कि इसका जो है 4-5 किलोमीटर भी चलोगे इसमें तो आ जाता ये है। चीज हम लोगों ने नोटिस किया कि स्पोक व्हील्स मिलते हैं, तो इसमें हाँ। स्पोक व्हील्स क्या ट्यूबलेस है विदाउट? नहीं, ये ट्यूब वाले ट्यूबलेस नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ट्यूबलेस हमें टायर मिल गए होते तो वो सही ज़्यादा था, अच्छा क्योंकि रहता। स्पोक व्हील एक्चुअली क्या है, अगर मेरी बाइक कभी पंचर वंचर हो जाती है तो कोई जल्दी एसडी है और जावा के मोटरसाइकिल को जल्दी रोड साइड वाले ओपन नहीं करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर इसके व्हील्स अवेलेबल होंगे तो ये आपको ट्यूबलेस मिलते हैं अभी दोनों में? मतलब टायर ट्यूबलेस हैं, हाँ। बट एयर इसमें वो ट्यूब पड़ता है, ट्यूब पड़ता है इसमें? ट्यूब पड़ता है इसमें। मतलब हाँ। अगर इसमें नॉर्मल पंचर हो जाती है तो इसमें आपको हवा डलानी पड़ेगी? हवा डलानी पड़ेगी। टायर बस टायर ही ट्यूबलेस दिए गए हैं, बाकी ट्यूब पड़ेगा इसमें। हाँ। और वही है नॉर्मल, वही इस वाला समझिए कि अब एलॉय व्हील मैं सोच रहा हूँ अगर करा लेता हूँ इसको, तो उसके बाद में मेरा ये जो है कि पंचर वंचर की जो दिक्कत होती है वो तो ये भी हमारे हिसाब से कॉन्स में फिर आता है, क्योंकि हाँ। इसमें अगर टायर हाँ, ये है। ट्यूबलेस नहीं है मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि इसको इसको एलॉय में देना चाहिए था फिर। हाँ, वरना इसके पहले मेरे पास जावा 42 थी, उसमें भी ये दिक्कत थी, तो उसमें मैंने वो सीलेंट आते हैं, सीलेंट आपने हाँ, डाल जो दिया ट्यूब वगैरह में डालते हैं, तो सीलेंट डाल रखा था। तो लेकिन अभी मैंने सीलेंट नहीं डाला है इसमें। देखो फ्यूचर में हो सकता है, अभी मेरी कोई कुछ राइड प्लान्स हैं अभी, शायद नेक्स्ट मंथ में। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में जो है मेरा है, उससे पहले थोड़ा सा इसमें मॉड्स वगैरह कराने। जैसे अभी इसमें देखेंगे तो क्रैश गार्ड नहीं है, सैडल स्टे भी नहीं है, तो ये लगवाना है। और थोड़ा दिक्कत ये भी है कि जावा के तरफ से थोड़ी सी सर्विस भी मुझे लग रहा है स्लो है,
कि जैसे कि हो गए करीब मुझे आई थिंक कि 20-25 दिन हो गए हैं वहाँ शोरूम में बताए हुए कि मुझे ये पार्ट्स चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑर्डर लगा दिया है, बट अभी तक मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो पार्ट की अवेलेबिलिटी भी आई थिंक कि हाँ थोड़ा सा बहुत इशू ज़्यादा तो slow है। और जैसे आपने बताया पेंट क्वालिटी एक है इसकी। हाँ हाँ, जो है ये जैसे इसका पेंट यहाँ चिप ऑफ हो गया है और इसमें रस्ट आ गया, तो मुझे लग रहा है कि अगर तो यहाँ सभी पे पार्ट थोड़ा में अगर आएगा तब तो थोड़ी सी दिक्कत की हो बात है, बट जाएगी। अभी तो फिलहाल यही एक ही जगह पर आया है। मगर यहाँ ओवरऑल हाँ। देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, बट हाँ। पेंट क्वालिटी में इशू है। हाँ, तो यहाँ थोड़ा पे सा। इनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए पेंट क्वालिटी में। बाकी ओवरऑल बाइक कैसे निकल के आती है, फाइनल वर्ड बताइए। जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं लेना चाह रहे हो अगर एसडी स्क्रैम्बलर में, तो क्या एसडी स्क्रैम्बलर कंसीडर करें या इसके अदर जो ओपोनेंट आते हैं उसको कंसीडर करना चाहिए? देखो, अगर आपको मल्टीपर्पज़ मोटरसाइकिल कोई चाहिए तो जैसे है ऑप्शंस हैं, ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर है और रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम है और जैसे कि ये एसडी की स्क्रैम्बलर है। आप पहले तीनों को टेस्ट राइड लीजिए, फिर टेस्ट राइड लीजिए और आपका क्या बजट हो, हाँ आप उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करिए। हाँ, उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करिए। जैसे कि अगर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर लेते हो तो आई थिंक वो 3 लाख के आसपास आती है। ये लेते हैं तो करीब ये मान के ये चलिए आपको 50,000, ये जो आधा है पड़ हाँ, जाता है, 50,000 कम है, बजट कम है। और स्क्रैम भी हमें लग रहा है 2,76,000 के वो आसपास स्क्रैम बिल्कुल भी है ना। इन दोनों के बीच में बट रखी स्क्रैम में क्या है कि आपको पावर और वो नहीं नहीं मिलेगा, मिलती। वो जो है बहुत स्लगिश टाइप की वो हमारे हिसाब से मोटरसाइकिल इन तीनों में जो पावर और टॉर्क देखा तो जाए वो एसडी वही है। स्क्रैम्बलर में ज्यादा है। हाँ नहीं है, ट्रायम्फ में भी अच्छा है, ट्रायम्फ का भी पावर अच्छा है। तो बस ये है कि आपका बजट कितना अलाउ कर रहा है। आपको अगर मल्टीपर्पज़ में जाना, तीनों को देखिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा स्क्रैम में थोड़ा सा पावर वगैरह कम है, तो वो एक मसला हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर लोग वो पावर चाहिए ही होता है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल है, अगर आप हाईवे करोगे अंडर पावर होगी तो थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत होती है। तो हाँ, अगर मल्टीपर्पज़ चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका पर्पज़ सिर्फ सिटी में ही राइड करना है, कि आप चाह रहे हो कि सिटी के लिए ही मैं स्क्रैम्बलर ले लूँ, तो आई डोंट थिंक कि दैट विल बी अ गुड डिसीजन, क्योंकि सिटी में एक तो हीटिंग इश्यूज़ भी फील होंगे, व्हील बेस थोड़ा सा लंबा है और टर्निंग वगैरह रेडियस ज़्यादा है, इस वजह से टर्निंग दिक्कत रेडियस आती भी है। ज़्यादा है। तो सिर्फ सिटी के लिए तो नहीं मैं वो सजेस्ट करूँगा। सिटी के लिए फिर आपका आपको क्रूजिंग हाईवे और ऑफ रोडिंग दोनों ऑफ-रोडिंग पर्पस वगैरह हो तो करना ज़्यादा है, अच्छा हाँ, है। जैसे ओकेजनली आप आते जाते रहते हो तब तो ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा ओवरऑल एसडी स्क्रैम्बलर 2026 का ओनरशिप रिव्यू जावेद भाई के साथ। जावेद भाई ने हर एक चीज़ के बारे में खुल के बताया है, ऐसा कोई बाइस्ड होकर ओपिनियन नहीं बताया कि जावा को पहले से ओन कर रहे थे तो इस वजह से ही इन्होंने जावा की इतनी तारीफ़ करी। हर एक चीज़ को बताया, क्वालिटी, पेंट की क्वालिटी से लेके बिल्ड क्वालिटी, हीटिंग इश्यूज़, वाइब्रेशंस, जो मेन कौन सा एज अ बाइक में होते हैं, उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया है। पूरे खुल के इन्होंने रखी है अपनी बात। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा पॉइंट जो मिस हो गया है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हम लोगों से, तो हम लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे वहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये ओनरशिप वीडियो? और जावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने आए हमारे चैनल पे और पूरी जावा एसडी की स्क्रैम्बलर की पूरी सच्चाई बताई, ताकि जो हमारे व्यूवर्स लेना चाह रहे हो या इन फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो उनके सामने एक पिक्चर क्लियर रहे। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।